हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज हमें जो करना है क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा और नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ लेंगे। तो हम देखते हैं कि टॉपिक भी कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, वही हमें देखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में कि कितना एफिशिएंट तरीके से हमने देखा था सबसे पहले कि भाई सिंपल क्यूबिक लैटिस में अगर आप बात करें तो कितनी एफिशिएंसी आती थी, हम कैसे निकालते थे। जो रैंक होगी और वॉल्यूम ऑफ दी एटम, वॉल्यूम क्या है उस एटम की, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, सब में यही था। और अब यही लिख लीजिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितना आता है, टोटल एक एटम आता है। बीसीसी में बच्चों बताओ कितना आता है, 2 आते हैं। एफसीसी में कितने आते हैं बच्चों, 4 आते हैं। तो यही हम यहाँ z की जगह पे पुट करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या पुट करते थे, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे ए की जगह पे आर की वैल्यूज़ पुट की थी। ठीक है ना। और फिर बीसीसी में आपकी सिंपल क्यूबिक में कितनी वैल्यू आती है, 52 आती है, 52% एफिशिएंसी होती है। बीसीसी में बच्चों कितनी होती है, हमने कहा था बॉडी है भाई गोल मटोल होगी, 68% होती है। और एफसीसी में बच्चों कैसी होती है, बोलो 74%। तो सबसे एफिशिएंट जो लैटिस होती है वो कौन सी होती है, बीसीसी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड दी रेडियस। रेडियस और एज लेंथ का हमने सब में रिलेशन देखा था। हमने क्या बोला था भाई, ये जो 2 एटम आपस में लग जाते हैं तो जो क्यूब हम बनाते हैं, ठीक है ना, जो अपना रूम है उसका जो ये पूरी दीवार का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या होती है, एज लेंथ होती है। तो ए किसके बराबर होती है बच्चों, ये भी आर माना था और ये भी आर माना था, तो किसके बराबर आ गया था, 2r। तो आप यहाँ आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। किसमें, सिंपल क्यूबिक लैटिस में। फिर देखो अगर आप किस में बात करें, आप करें अगर एफसीसी में। एफसीसी में हमने क्या कहा था भाई, ये फेस में मान लो, फेस में ऐसा हमने डायगोनल बनाया था, फेस डायगोनल, उसमें ये भी आर माना था, ये भी आर माना था, ये भी। ठीक है, हमने वहाँ पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे निकाला। तो क्या किया था, ये 2 आर आ गए थे क्योंकि इस पूरे एटम में क्या है, ये 2 आर हैं, क्योंकि ये ऐसे है ना, तो ये भी आर होगा, ये भी आर। तो क्या था, 4r इज इक्वल टू क्या लिखा था, a√2 ऐसे लिखा था। फिर अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, आप √2 को नीचे ले आइए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4r/√2। ठीक है बच्चों। और अगर आप किसकी निकालें, बीसीसी की, बॉडी डायगोनल में बोलो हमने क्या किया था, हमने बोला था कि 4r उसके किसके बराबर माना था बच्चों, हमने उसको माना था a√3 के। फिर अगर आपको या आर की निकालनी है या ए की निकालनी है, अब तो निकाल ही सकते हैं आप, आर की निकालनी है तो क्या आ जाएगा, ये a√3/4। अब क्या है कि ये तो हम रेडियस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बीसीसी में रेडियस क्या निकाल लिया, √3/4 और a। अब कोई आपको रेडियस ना देके डायमीटर की बात करे, रेडियस ना देके किसकी बात करे, डायमीटर की, तो आप क्या करेंगे, तो बोलो देखो रेडियस, डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन हो, आपको ये पता है कि डायमीटर क्या रिलेशन होता है, 2r के बराबर होता है। ऐसे ही होता है, क्योंकि उसको भी आप ऐसे ही मान लीजिए ना, जैसे हमने एज लेंथ को ऐसे बोला, ये पूरा कंप्लीट एरिया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। और r क्या हो जाएगा, d/2 ऐसे ही होगा, क्योंकि रेडियस और डायमीटर, आपको इसका रिलेशन तो पता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अब यहाँ देखो बच्चों, रेडियस ना पूछ के आपसे डायमीटर पूछ लिया जाए तो यहाँ आप क्या कर देंगे, यहाँ d/2 कर देंगे, क्योंकि रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर/2। तो इस टी को, आपको तो डायमीटर चाहिए ना, इस 2 को यहाँ ले जाइए, ले गए तो ये क्या है, कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो डायमीटर किसके बराबर आ गया, ये किसी में भी कर सकते हैं ना आप, क्योंकि आपको अगर डायमीटर और रेडियस का रिलेशन पता है तो आप डायमीटर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 3/2, √3/2। स्कोटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कोटकी में हमने क्या पढ़ा था, बोलो। स्कोटकी में अगर आपके पास भाई ये लैटिस है तो हमने क्या पढ़ लिया था भाई, ये कैटायन और एनायन बराबर है, तो इसमें से एक कैटायन और एक एनायन बाहर चला जाएगा। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं दोनों, पर फ्रेंकल डिफेक्ट में बच्चों हमने फटाफट बोलो क्या पढ़ा था कि जो एटम है वो उठ के क्या है, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है, तो इसी वजह से इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी हम क्या है इसको बोलते हैं।
अब ये यहाँ क्या है, डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, यहाँ डेंसिटी में फ़र्क आता है क्योंकि दो एटम यहाँ से उठ के चले गए। और अगर साइज ऑफ एटम की बात करें तो स्कोटकी में हमने कैसे याद किया था भाई, S4 स्कोटकी और S जो स्मॉल है, स्मॉल डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन के साइज़ में यहाँ पे। पर यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है साइज़ में, क्योंकि तभी तो एक एटम उठ के इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, क्योंकि यहाँ तो जगह बहुत कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ एटम इन BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक। जो अभी बताया था कि लेटिस में तब हम नंबर काउंट करते हैं, तो आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में कितना आता है 1/8 और कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं, तो कितना कंट्रीब्यूट होता है 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ। और बॉडी सेंटर में कितने होते हैं बच्चों बताओ, एक ही होता है सेंटर में, क्योंकि BCC कैसे बनता है कि तब लेटिस में कॉर्नर्स पे भी एटम आए और एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में रखा जाए, तो टोटल एटम कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। और FCC में कितने हैं, FCC में होता है भाई कॉर्नर पे भी रखा जाए और हर फेस के सेंटर पे भी रखा जाए, और फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कितना कंट्रीब्यूट होता है 1/2, तो कितना मिलता है 1/2 और कितने हैं 6 हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 एटम और एक मिलेगा कॉर्नर से, तो कितने हो जाएंगे टोटल एटम 4। ठीक है, अब देखो व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन हेल्ड द मोलिकुलर टुगेदर इन अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं, पोलर मॉलिक्यूल है कोई, जैसे HCl है, HF है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं, तो कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। अब बताओ क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। देखो क्रिस्टलाइन में क्या था भाई, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, सूडो सॉलिड्स होते हैं। और मेन पॉइंट इनमें क्या था कि जो आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक कौन होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, और एनाइसोट्रोपिक कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। हमने 2 ही सॉलिड देखे थे, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड। ये कैसे थे, एनाइसोट्रोपिक थे, और ये कैसे थे, आइसोट्रोपिक थे। इनमें क्लीन कट आता था, ट्रू सॉलिड्स होते थे, और एक फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता था, पर यहाँ ऐसा नहीं होता था, एक रेंज में होता था। अभी 400 पे चलें और 800 तक वो मेल्ट होंगे। ठीक है ना, आगे देखो, वाई डज लिथियम क्लोराइड एक्वायर पिंक कलर वेयर हीटेड इन लिथियम वेपर्स। कि तब हम लिथियम क्लोराइड को, लिथियम क्लोराइड जो है वो पिंक कलर शो करता है, तब भी उसको किसके वेपर्स में हीट किया जाता है, लिथियम वेपर में। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो तब हमने NaCl का पढ़ा था कि ये NaCl की लैटिस है, ऐसे ही आप क्या मान लीजिए, ऐसे ही आप लिथियम क्लोराइड की लैटिस मान लीजिए, किसकी, लिथियम क्लोराइड की। तो बोलो बच्चों, हमने क्या बोला था कि जैसे ही भाई यहाँ पे लिथियम के वेपर्स डाले जाएंगे तो क्लोरीन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लिथियम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो किसकी तरफ, लिथियम की तरफ अट्रैक्ट होता है तो यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। अगर जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाता है और बाहर चला जाएगा क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे कलर आता है, जिसको हमने क्या बोला था, यहाँ क्या क्रिएट हो गया, F सेंटर। क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर उधर डिसलोकेट करेगा पूरी लैटिस में, फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा, तो वो एक एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी की वजह से यहाँ पे कलर आता है। और ये जो सेंटर यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो एनायन वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई है, उसी की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, और इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, F सेंटर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, F सेंटर। और वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्लासीफाई Na2SO4। देखो किस किस को क्लासीफाई करना है, Na2SO4 को, और एक है H2 को, और एक करना है सिलिकॉन कार्बाइड को, और एक करना है आर्गन को। ठीक है, तो Na2SO4 आयनिक सॉलिड होता है, और H2 कैसा है, मॉलिकुलर सॉलिड है, और सिलिकॉन कार्बाइड कैसा है, देखो कार्बन और सिलिकॉन के वो जो भी कंपाउंड आएंगे वो सारे कैसे होते हैं, कोवलेंट, क्योंकि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसके सारे सॉलिड कहाँ जाएंगे, कोवलेंट सॉलिड्स में आ जाएंगे। और आर्गन भी कैसा है, एक मॉलिकुलर सॉलिड है। तो Na2SO4 क्योंकि आयन होते हैं, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो ये आयनिक है, ये मॉलिकुलर सॉलिड है, और ये कैसा है, कोवलेंट सॉलिड, और ये मॉलिकुलर सॉलिड आर्गन। अब न्यूमेरिकल देखिए, अब न्यूमेरिकल में क्या है बच्चों, हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा आएगा, पर किस टाइप का आएगा अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको टाइप समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व होगा, और आगे अपने आप कर लेंगे आप, वैल्यू तो चेंज होंगी। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन क्या है,
अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट x एंड y। ठीक है, क्या है, एक एलिमेंट बना है किससे, x से बना है और किससे बना है, y से। जो इन्फॉर्मेशन मेन होती है उसको बाहर निकाल लें, इतना ही करना है, डरना नहीं है पहली बात तो। ठीक है, x और y, एटम ऑफ द एलिमेंट y, जो y है वो क्या है, एनायन है। क्या है वो, एनायन है, नेगेटिव चार्ज है। वो किस में है, देखो मेक HCP, क्या बना रहा है, HCP लैटिस बना रहा है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट x, और जो एलिमेंट x है वो किस में है, वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि x और y हैं, क्या है, x और y हैं, y किस में है, वो एनायन है, और वो किस में है, HCP लैटिस में बैठा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमने देखा वो उसमें बैठा हुआ है, और x किस में है, वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल में। हमने एक रिलेशन देखा था, आपको याद होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, और उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो देखो जितने HCP, अब भाई वो 6 एटम है, ठीक है ना, HCP हेक्सागोनल कितने भी एटम है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी हमें सिर्फ ये बोला है कि भाई अगर जो एनायन है वो तो किस में है, किस में है, HCP में है, और जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल में है। तो जितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 y1, मतलब कि आप क्या बोलेंगे, xy उसका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो फार्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एटम ऑफ एलिमेंट B, द एटम ऑफ एलिमेंट B, जो B है मतलब ए बी कुछ होगा, तो उसमें जो B है वो तो लैटिस में है, कौन सी में, HCP। देखो द एटम ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस, क्या बना रहा है, HCP, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाई, और उसमें से जो A है ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कर रहा है, B तो HCP में है, HCP में है, और जो आपका A है वो 2/3 ऑफ किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का। अगर बच्चों इसमें n नंबर ऑफ एटम है तो उसमें से उसने बोला है भाई टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 उसमें कौन है, ए एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है ना, किसमें, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर ये n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे बच्चों, 2n, ये तो हमें पता है, और उसका भी कितना है, 2/3 है, 2/3 है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी, क्योंकि ये भी n है बच्चों और ये भी n है, n है, आप इसको 1 मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, तो आप क्या करें, आप इसको रेशो मान लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, किसे करना है, 3 से। तो ये क्या आ जाएगा, 3:2/3 इंटू 2, और हमने किसे मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से। ठीक है, आप n को हमने 1 मान लिया क्योंकि ये भी n है और ये भी n है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आप क्या कर देंगे, 3 से 3 काट दीजिए, और ये कितना आ गया, 3:4। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 3:4। तो अब फार्मूला क्या बन गया, अब देखो ये हमने किसका, ये B था और ये A है, तो फार्मूला आप क्या बन जाएगा, B तो कितने हैं, 3 है, और A कितना है, 4 है, तो आपके पास फार्मूला भी यही बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A4 B3। ठीक है ना, तो फार्मूला ये आ गया। हमने किया कुछ भी नहीं किया, जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो लिख ली कि B तो HCP में है और A 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर ये एक एटम होगा तो ये 2 होंगे, ये हमें पता है क्योंकि उसका डबल होता है। हमने यही किया। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये रेशो है, मुझे 3 को हटाना था, 2 3 ए फॉर्मूले के लिए मुझे हटाना था, तो मैंने क्या किया, जो नीचे है मैंने उसी से ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर मैंने 3 को काट दिया, बस फिर हमारा आंसर आ गया, फार्मूला बन गया। ठीक है ना, हमें फार्मूला बनाना था एलिमेंट का, वो हमने बना लिया। अब डेंसिटी का एक बार फार्मूला लिखवाओ, क्या होता है डेंसिटी। ऐसे रो से हमने रिप्रेजेंट किया था, डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम जो रैंक होगी उसकी वो, और फिर क्या था, जो एटम का मास था वो, बाय में एवोगैड्रो नंबर, और साथ में बच्चों बोलो क्या था, A3, जो वॉल्यूम थी वो हमने लिखी थी, क्योंकि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम क्यूब की A3 होती है। इतना हमने किया था। अब हमें वही इसको इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, मतलब आप जो डेंसिटी निकाल रहे हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो आप क्या लेंगे, ये जो A लेंगे वो किस में आना चाहिए, आपका
सेंटीमीटर में होना चाहिए। आपको मिलेगा ज़्यादातर किस में, पिकोमीटर में। तो पिकोमीटर से आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। पहले आप वही सीख लीजिए। पिकोमीटर में होते हैं, मतलब पिको का मतलब, पी का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, इतना हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। पी का मतलब जो पीको है उसका मतलब होता है 10⁻⁻12 और मीटर का मीटर यूं का यूं हमने लिख लिया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो करना आता है आपको, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया। अब ये देखो, ये -12 है, ये 2 प्लस का है, क्योंकि ये आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 10⁻2, तो ये 2 कट जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो इतना समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे सीधा, क्योंकि इसका क्यूब जाएगा ना बच्चों यहाँ पे हमेशा, मान लीजिए पिकोमीटर में दे रखा है, तो आपको कोई वैल्यू दी होगी तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, पिकोमीटर है तो आप सेंटीमीटर में आपको लाना है तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसका क्यूब है, अगर इसका क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना लिख दोगे सीधा -30, ठीक है ना। तो ये क्यूब ऐसे आप कर दें। अब यहाँ बच्चों आपसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे, आपको डेंसिटी दे दी जाएगी, आपको मास दे दिया जाएगा, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, ए क्यूब दे दिया जाएगा, जेड निकलवाया जाएगा, ठीक है। या फिर ये दे दिया, ये भी मास निकलवाया जाएगा। मतलब सारी चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ गायब होगी, आपको वही निकालनी होगी, फार्मूला रीअरेंज करेंगे, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। बड़ी बात होगी ए क्यूब को निकालना, ठीक है ना। पहले आप क्वेश्चन देखिए एक बारी। ये क्या है, सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। सिल्वर ने क्या बनाई है, एजी ने क्या बनाई है, सीसीपी लैटिस बनाई है। और एंड एक्स रे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शोज दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज, एज लेंथ आपको दे रखी है, मतलब ए आपको गिवन है 408.6, ठीक है, इतना दे रखा है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, मास आपको गिवन है 107.9, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, आपको डेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या है, सीसीपी लैटिस है, तो उसमें जेड कितना होता है, देखो हमने लिखा था कि तब भी एफसीसी आ जाए, एचसीपी आ जाए और सीसीपी आ जाए, तो वहाँ पे आप जेड क्या यूज़ करते हैं, 4 यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, बस सीजियम क्लोराइड तब आता है तब आपको 1 यूज़ करना है, जेड आएगा तब वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे मतलब ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या है, आप सब कुछ पुट करेंगे, z कितना आ गया, CCP है 4 आ गया, मास कितना है बच्चों, लिखो कितना दे रखा है 107 ना, हाँ 107.9, ये आपने लिख लिया। एवोगैड्रो नंबर आपको सबको पता है 6.022 10 की पावर माइनस, ओहो गंदे बच्चों 23, नोट माइनस, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, 23 और इनटू में किसका क्यूब 408.6 का क्यूब, और ये किस में है, किस में गिवन है, ये पिकोमीटर में ही होगा, ये लिखा नहीं गया, ठीक है ना, ये पिकोमीटर में गिवन है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, समझ गए। तो आपको ऐसे ये आपको सारी चीज़ें ढूंढनी है, इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो आगे सिर्फ कैलकुलेशन बची है तो आपको करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, कहाँ गया, ये रहा। सोडियम हैज़ BCC स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट डिस्टेंस। अब इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है बच्चों, तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस है उसी को आप D के रूप में यूज़ करते हैं, तब भी ये टर्म आ जाएगी नियरेस्ट डिस्टेंस। तो आपको क्या यूज़ करना है, D, मतलब वो डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। और A हम क्या लिखते थे, या आप R की वैल्यू क्या लिखते थे, BCC की बात चल रही है, किसकी, BCC। तो आपने क्या लिखा था, बताओ मुझे क्या लिखा था, आपने लिखा था √3 और यहाँ पे लिखा था 4 और ये था आपका A, क्योंकि यहाँ 4R था ना, तो ये इधर आ गया था। पर मुझे क्या चाहिए, अब डिस्टेंस चाहिए, तो वो क्या होता है, यहाँ आप क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, बस यहाँ 2 लगा देंगे। तो अब की बार आपको करना, उन्होंने और ये वैल्यू दे रखी है, इन्होंने ये दे रखा है कि इतना है डिस्टेंस, जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 365.9 पिकोमीटर, कैलकुलेट डेंसिटी, ठीक है। आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब की बार A नहीं दिया हुआ, अब की बार क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको D दिया हुआ है,
क्या नहीं दिया हुआ, ए नहीं दिया हुआ, डी दिया हुआ है। तो आप ए कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, बोलो यहाँ से कहाँ गया ए, ये रहा। तो यहाँ से आप ए कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डी तो गिवन है ना। तो आप क्या कर लेंगे, ये क्या यहाँ से देखो, यहाँ देखना एक बारी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू किसके ऊपर, ये 2 ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा डी और इंटू 2 बाई में √3। और डी की वैल्यू बताओ कितनी है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये 365.9 कितनी है, ये डी को हटाओ और ये कितनी है 365.9 पिकोमीटर। तो आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तब आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 422.5 पिकोमीटर। तो अब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब तो कोई सॉल्व करना आसान नहीं है, सब कुछ आप यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि आपके पास BCC है तो 2 वैल्यू आ जाएगी। मास आपको सोडियम का पता ही है कितना होता है, 23 होता है, आप पुट कर देंगे। और Na आपको पता है सबको 6.022 10⁻23। ए आप अभी कैलकुलेट करके लाए हैं ना 422.5 और यहाँ पिकोमीटर है तो आप क्या कर लेंगे, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻−10 है, क्यूब होना है तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यही आपका मेन पॉइंट है कि आपको यहाँ से अगर डिस्टेंस दिया है तो आप ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर है तो आप ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही चीज़ आपको लगानी आनी चाहिए क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में ए चाहिए, ना कि डी चाहिए ना आर चाहिए, हमें ए चाहिए। तो आप डी और आर दोनों का फार्मूला लगा के ए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको चलो बच्चों अभी हम ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है पहले पढ़ लेते हैं। क्या है, एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एन एटम ए एंड बी, ठीक है, हैज़ FCC क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच ए आर एट द कॉर्नर, ठीक है। पहले ही वो बता रहे भाई ए और बी हैं, 2 चीज़ें हैं, ए किस पे है बच्चों, कॉर्नर पे है, ए किस पे कॉर्नर पे है, और बी आर एट दी FCC, बी किस में है FCC अरेंजमेंट में, किस में FCC अरेंजमेंट में है। और उसने क्या बोला, इफ़ वन एटम मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, और एक एटम गायब हो जाए, किससे हो जाए, कॉर्नर से। एक एटम किससे गायब करना है आपको, किससे गायब करना है, कॉर्नर से गायब करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, ए और बी के बीच में। अब देखो बच्चों, आपके पास कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और उसमें से आपको कितना मिलता है, 1/8 मिलता है। कॉर्नर 8 होते हैं पर उसमें से मतलब 8 कॉर्नर है और 8 पे कितने एटम, 8 एक रखें, 8 हो गए, पर उसने बोला एक गायब हो चुका है, मतलब कितना बचा, 7 बचे हैं, ठीक है। और FCC फेस कितने होते हैं बच्चों, आपके क्यूब में, आपका रूम है उसमें कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, वो तो यूं के यूं है। और मिलता कितना है, कंट्रीब्यूट कितना होता है, 1/2 होता है। तो इंटू में क्या करोगे, 6 हो गए, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। बी तो कितने हैं, 3 है, बी कितने हैं, 3 है। हम फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, जैसे वही HCl है या H2SO4 है, भाई ये तो 2 मॉलिक्यूल हैं और H2SO4 का 1 है, तो ऐसे ही हमें फॉर्मूला बनाना है। तो ये क्या बन गया, 7/8 हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है 7/8 है। और ये क्या है, ये कितना बचा हमारे पास, 3। अब बच्चों हमें इस 8 को काटना है, क्यों, क्योंकि ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं देखा होगा ना आपने, H7/8 और कोई ऐसा हो, ऐसा तो कुछ नहीं देखा है ना आपने। तो हमें फार्मूला करना है, तो आप क्या करें, 8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 7, मतलब ए तो कितना है, 7 है, ए तो कितना है, 7 है, और बी कितना है, ये कितना हो गया, 24। तो बस ये फार्मूला बन गया, समझ गए ना। तो जितने भी आपसे गायब कराए, वो 2 भी कह सकता था भाई क्या है, 2 कॉर्नर से एटम गायब है, 2 कॉर्नर से गायब थे, तो आप क्या कर देते भाई, कंट्रीब्यूट होता 1/8। अब कॉर्नर बचे कितने, 6 बच गए, और वो फेस पे यूं के यूं है, तो फेस पे यूं के यूं है, मतलब यहाँ पे अब भाई मिलता हमें 1/2 है, फेस होते हैं 6, तो वो काट लेना और ये 3 बच जाएगा, और इसको 2 से काट लो, ये कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ बच जाता है ये 3/4 रेशो, और ये 3। अब क्या कर देते, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, किसे कर लेते, 4 से। तो इसको काट दो, ये 4 से 4 कट गया। अब फॉर्मूला क्या बन जाता, A3, और ये क्या आ जाता, B12, ठीक है ना। तो आपको ऐसे फॉर्मूले बनाने, वो फेस से भी गायब कर सकता है, वो क्या है बच्चों, फेस से भी गायब कर सकता है। फेस से कैसे गायब करेगा, अब फेस से कैसे गायब करेगा, वो करता भाई कॉर्नर पे तो यूं के यूं है, मतलब 1/8 है और 8 के 8 कॉर्नर प्रेजेंट हैं, पर एक फेस से, मतलब 6 फेस हैं, उनमें से एक फेस से क्या है, एक एटम गायब है।
तो आप क्या करते भाई, हमें फेस से हमेशा 1/2 मिलता है, मतलब हाफ एटम मिलता है हमारे रूम के अंदर, और अब पहले 6 फेस थे पर अब कितने हैं, 5 हैं। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये तो क्या हो गया 1 हमें यहाँ से मिलने वाला है, और ये कितना है 1/2, और ये ऊपर 5 है तो आप 5/2 कर दोगे। अब आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ये कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2। ए तो कितने हैं 2 है, और बी कितना है 5 है, तो ये फॉर्मूला बन गया। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट दी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। किस में निकालनी है, आपको यूनिट सेल निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है, यूनिट सेल, किस में, 1 ग्राम में। समझ गए। और वो किस में है, एफसीसी उसने लैटिस बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, एफसीसी लैटिस, और इसका मास गिवन है, वो लिखा नहीं गया है यहाँ पे, वो 197 है। एफसीसी लैटिस है और क्या है 197 मास है। अब इसका यूज़ करके आपको 1 ग्राम में क्या निकालनी है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है। अब ध्यान से बच्चों, ध्यान से, आपको एक चीज़ पता है भाई, एफसीसी में 4 एटम तब आते हैं, 4 एटम हो जाते हैं तब एक एफसीसी लैटिस बनती है। क्या बनती है, 4 एटम तब आते तब एक लैटिस बनती है एफसीसी। आपको पता है ना, क्योंकि एफसीसी तब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई, कॉर्नर पे एटम रखे जाते हैं और हर फेस पे एटम रखे जाते हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आता है 4 का। तो हमें पता है 4 एटम मिलके एक एफसीसी बनाते हैं। तो अब ध्यान दो, ये क्यों बोल रहे हैं हम बार बार कि यहाँ पे 4 एटम हैं, एटम से आपको रिलेशन पता है भाई, 4 एटम एक लैटिस बनाएंगे, तो मुझे यहाँ भी 1 ग्राम में मैं अगर एटम निकाल लें, हम 1 ग्राम में अगर हम एटम निकाल लें तो हम बता सकते हैं, तो हमें वही करना है। तो आप देखो उन्होंने मास दिया है, आपको ये पता है भाई 1 मोल में, 1 मोल का मास 197 होता है, 1 मोल का मास 197 है, उसने दे रखा है, मोलर मास ही होता ही है। और आपको ये पता है इस 1 मोल में 197 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, कितने, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। और अब आपको क्या करना है, आपको 197 में नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं चाहिए बच्चों, 197 में नहीं चाहिए, कितने में चाहिए, 1 ग्राम में चाहिए। कितने में, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, 197 में कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे हम निकाल सकते हैं। इसको ऊपर ले जाइए, इसको ले आइए नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और बाय में क्या आ जाएगा 197। तो 1 ग्राम में बच्चों, 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए। अब तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि कैसे आसान हो गया, क्योंकि आपको ये पता है भाई 4 में 4 नंबर ऑफ एटम में 4 नंबर ऑफ अगर एटम होते हैं तो क्या बनती है, एक लैटिस बनती है, एक यूनिट सेल बनती है। 4 एटम में एक यूनिट सेल बनती है, तो एटम के नीचे एटम रखो, तो क्या बोलोगे भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाय में 197 में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगी। बात समझ गए। तो आप इसको क्या ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए और इसको ले आइए नीचे। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर लिखो 6.022 क्योंकि ऊपर चला गया, इंटू 10 की पावर 23 बाय में, ये तो नीचे ही रहेगा 97 क्योंकि ऊपर गया 97, और इंटू में 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है अबाउट 6.94 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, वो तो आप सॉल्व कर लेंगे, पर अगर आपको ये मेथड नहीं पता होगा तो आप ये आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सीबीएसई ने 3-4 बार ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल पूछा है, एग्जैक्टली पूछा है।